गुड इवनिंग क्लास। अब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में जो बचे हुए पोर्शंस थे हमारे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको हमने दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, दो पार्ट में डिस्कस किया था। पहला जो था कंपनी रूल हमने डिस्कस किया था 1773 से लेकर के 1853 तक का, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्राउन रूल। तो क्राउन रूल जो था उसमें हमने 7 पॉइंट्स बोला था, मैंने 7 एक्ट हैं। तो इसमें मैंने बोला था ये कहां से कहां आएगा, 1858 से लेकर के 1947 तक। तो इसमें हमने टोटल 7 एक्ट्स की बात की थी। तो पहला एक्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1860 1858, सेकेंड जो था 61, थर्ड वन 92 और चौथा जो था 1909। तो मैंने बताया था कि ये तीन एक्ट जो था, एक तो 1858 था जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड एक्ट जो था 1861, 1892 एंड 1909। ये तीन एक्ट जो था इसको मैंने बताया था पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, कि अगर क्वेश्चन आता है मेंस के एग्जाम में तो इन तीनों एक्ट को आपको डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे एक्ट्स जो थे यहाँ तक हो चुका था लास्ट क्लास में। आज जो हमने बताया था कि मैं डिस्कस करूंगा तो 1919, 1919, उसके बाद 1935 एंड 1947, ये तीनों बचे हुए थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिस मच दिस, और इसको बोलते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये ऑलरेडी यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, अब ये करेंगे। तो आज की हेडिंग डालिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड देखेंगे। 20 अगस्त 1917 को पहली बार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब से हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। धीरे धीरे हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। तो इसके बेसिस पे इस स्टेटमेंट के बाद इन्होंने 1919 एक्ट को इनेक्ट किया, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव्स में, प्री के एग्जाम में, कि ये एक्ट आया तो 1919 में, लेकिन फोर्स कब हुआ, कब ये आया। सो इट केम इनटू फोर्स इन 1921। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्री में आता है, ये पूछा जाता है। दूसरा जो है, इस एक्ट का एक दूसरा नाम भी है, रिफॉर्म भी बोला जाता है, इसका दूसरा नेम भी है। अब मॉन्टेगो जो है, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लिखो इसके बैकग्राउंड में या इंट्रोडक्शन में, जो भी लिखना है, इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड हेडिंग डाल के लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नीचे। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 20th of August, for the first time on the 20th of August, 20th of August 1917, 1917, British government said in its statement that from now onwards our aims and objective would be the gradual from now onwards our aims and our aim and objective would be the gradual introduction of responsible government in India. First point. Full stop. Next. Thus it enacted Government of India Act 1919
19. Thus, it enacted Government of India Act 1919, which came into force in 1921, which came into force in 1921. Full stop. This act is also known as the Montego-Chelmsford Reform. Montego की ब्रैकेट में he was the Secretary of State and Chelmsford में वाइसरॉय, करेक्ट। तो इसके हम अब फीचर्स देखेंगे। पहला फीचर्स ये था कि इसने सेंट्रल का कंट्रोल जो था प्रोविंसेस पे उसको रिलैक्स किया। सो फीचर्स, फर्स्ट, सो फर्स्ट फीचर्स जो था ऑफ दिस एक्ट वाज इट रिलैक्स द कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर प्रोविंसेस। हाउ? तो इसने दो पार्ट में सब्जेक्ट्स जो थे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो था सेंट्रल सब्जेक्ट, दूसरा जो था प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट जो भी थे उसमें लॉ मेकिंग पावर जो थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास थी, ठीक है। प्रोविंशियल जो था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सारे सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते थे, तो ये था। बट अभी भी स्ट्रक्चर जो था गवर्नमेंट का वो सेंट्रलाइज्ड ही था, यूनिटरी ही था। तो इस पॉइंट को लिखिए, इट रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। एक क्वेश्चन लिखो, हाउ, इसके नीचे आंसर, द एक्ट डिवाइडेड सब्जेक्ट्स into two categories. First one is central subject for central legislative council and provincial subjects for provincial legislative council, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो था सेंट्रल सब्जेक्ट पे अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगी और प्रोविंशियल जो था उस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगी। यहाँ पे एक नोट करके लिखिए इस पॉइंट के नीचे, नोट, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, अभी भी जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो क्या है, यूनिटरी है, सेंट्रलाइज है। यहाँ पे नोट करके लिखो नीचे, हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट was still unitary and centralized, या continued to be unitary and centralized। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि देखो दो पार्ट में डिवीजन तो हुआ सब्जेक्ट का, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए सब्जेक्ट्स जो थे उनका दो पार्ट्स में डिवीजन हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट इनके जो सब्जेक्ट्स थे इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, दो पार्ट में, ठीक है। तो यहां एक डिवीजन है सेंटर में और प्रोविंस में, और फिर से सब डिवीजन है प्रोविंस का, किसमें, ट्रांसफर्ड में एंड रिजर्व में। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, द एक्ट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, द एक्ट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट into two parts. First one transferred into two parts, transferred and reserved, ठीक है। ट्रांसफर्ड पार्ट जो होगा नीचे लिखो, ट्रांसफर्ड पार्ट was administered by governor with the aid of minister। ये जो होगा गवर्नर with the aid of minister। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, रेस्पॉन्सिबल टू काउंसिल। अब ये रेस्पॉन्सिबल है काउंसिल के लिए।
अब यहाँ हम देखेंगे कैसे नहीं है, ठीक है। सो इसको लिखे ट्रांसफर्ड के नीचे, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर with the aid of council, with the aid of minister responsible to the legislative council, responsible to the legislative council. सेकंड जो है रिजर्व, रिजर्व क्या होगा, रिजर्व सब्जेक्ट अगेन एडमिनिस्ट्रेड बाय, यहां भी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर बट विद द एड ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होंगे काउंसिल के लिए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के साथ होगा, देखो यहाँ पे भी सेम होगा, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर, अभी दोनों में गवर्नर ही कर रहा है, बट गवर्नर प्लस उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा काउंसिल के लिए। गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल विदाउट, यहां क्या है, रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेट, विदाउट बट विदाउट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो भी है उस पे गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ डिसीजन लेगा, बट वहां पे क्या है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। बट ट्रांसफर्ड जो है उसमें गवर्नर ही बनाएगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर, और वहां पे क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल के लिए होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो यहां लिखो नीचे, दिस सिस्टम ऑफ, या दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस was known as डायआर्की। तो आज से अगर कोई पूछे कि डायआर्की कब इंट्रोड्यूस हुआ था एट प्रोविंशियल लेवल, तो ये था 1919 में। तो दिस सिस्टम ऑफ डुअल, दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायआर्की। अब डायआर्की जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डायआर्की, डायआर्की जो है ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, डाई, डाई मतलब क्या होता है, दो, डाई ARCHE, डायआर्की मतलब मींस डबल रूल, इसका मतलब जो होता है डबल रूल। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में दो लोग रूल कर रहे हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास है लॉ मेकिंग पावर, और एक गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है। रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर, और तो ये था। हाउएवर, यहाँ पे नोट लिखो, ये सक्सेसफुल नहीं था, नोट, हाउएवर दिस स्कीम या दिस एक्सपेरिमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल, या दिस स्कीम वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, ठीक है। थर्ड, अब देखो थर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, उसमें क्या है, तो इट इंट्रोड्यूस्ड, आप लोगों के लिए तो थर्ड पॉइंट होगा, बाई कैमरलिज्म। बाई मतलब होता है टू, कैमरलिज्म एंड इलेक्शन। यहाँ पे इलेक्शन वर्ड जो है मैंने कल बोला था कि मेंशन नहीं था, इससे पहले जो एक्ट मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इलेक्शंस जो है यहाँ वो मेंशन किया गया है। सो बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई है। तो बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, बाई कैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें अब दो हाउस हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, और इसके जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, इसके जो इन दोनों हाउस के जो मेजोरिटी मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट इलेक्ट होंगे, उनका जो होगा डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे वो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर क्वेश्चन में आता है, तो बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, चार एक्ट का नाम दे देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, और एक कोई पुराना ले लो, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जाएगा वो सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे क्या किया, अपर हाउस लोअर हाउस। तो इस पॉइंट को लिखो, द एक्ट ऑफ 19, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये जो है ना फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ था, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाई कैमरलिज्म
ऐसे लिखो, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो भी बोलो, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल, दो लेजिस्लेचर consist of अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, अभी भी है हमारा राज्यसभा, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड लोअर हाउस को उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, ठीक है, तो लोकसभा नहीं बोलते थे, तो यहाँ पे एंड लोअर हाउस, तो ब्रैकेट में लिखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, मेजोरिटी मतलब मोर देन 50%, ज्यादातर मेंबर, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस वेयर chosen by direct election, where majority of the member of the both the houses were chosen by the direct election, तो डायरेक्ट इलेक्शंस की यहाँ पे बात की गई थी। अब ये तो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, बाइकैमरलिज्म आया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ क्या हुआ, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इससे रिलेटेड क्या थे, तो अब देखो इस एक्ट में बोला गया कि थ्री आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होंगे अदर देन कमांडर इन चीफ, वो क्या होंगे, वेयर टू बी इंडियन, तो 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स जो होंगे वो इंडियन होंगे, बट कमांडर इन चीफ नहीं होगा, वो अभी भी उन्हीं के पास है, ठीक है, बट नॉट कमांडर इन चीफ, ये नहीं है, ठीक है। तो लिखो इसको, इट रिक्वायर्स द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर या ऐसे लिखो, द एक्ट रिक्वायर्स दैट 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ब्रैकेट में लिखना अदर देन कमांडर इन चीफ, अब ये 3 मेंबर जो है ना इंडियन से, इसमें कमांडर इन चीफ नहीं होगा, अदर देन कमांडर इन चीफ वेयर टू बी इंडियन, तो ये जो है इंडियन होंगे, वेयर टू बी इंडियन। नेक्स्ट जो है इसने क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें एक्सपेंशन किया, तो इट एक्सपेंडेड, 5th पॉइंट होगा शायद, एक्सपेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो इसके नीचे लिखो, द एक्ट ऑफ या इट एक्सपेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, it expanded principle of communal representation by how, तो अगर यहाँ पे हो how, तो इसके नीचे लिखना है by providing separate electorate to, पहले से मुस्लिम के लिए था 1909 में, किस के लिए, तो सिख को दिया गया, और इसके बाद आसान है याद रखना, इसके बाद इंडियन क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन कहां से थे, पहले से इंडिया में थे, नहीं थे, तो इंडियन क्रिश्चियन के बाद एंग्लो इंडियन और यूरोपियन जितने भी थे, तो एंग्लो इंडियन, तो 4 लोगों के लिए यहां पे एक्स्ट्रा दिया गया, और यूरोपियंस। अब ये क्वेश्चन में आता है किन किन के लिए दिया गया था, तो ये याद होना चाहिए, फर्स्ट सिख, दूसरा इंडियन क्रिश्चियन, तीसरे जो होंगे एंग्लो इंडियन, एंड फोर्थ जो है यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियंस। नेक्स्ट 5th के बाद 6th पॉइंट,
सिक्स, फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है कितने परसेंट लोग वोट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक्ट जो है लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को वोटिंग राइट्स दिया था। तो एक्ट प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड नंबर या लिमिटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी द वोटिंग राइट्स। तो इस पॉइंट को लिखिए। इसमें तीन था, एक अगर याद करना है तो पेट, पेट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। क्या था वोटिंग राइट प्रोवाइड करने का क्राइटेरिया, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स, ठीक है। ये तीन क्राइटेरिया थे वोटिंग करने के लिए। तो लिखो, इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ऑफ पीपल, limited number of people on the basis of property, education and tax। पेट, पेट का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स, ये याद रखना है। नेक्स्ट लिखिए सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ में न्यू ऑफिस, न्यू ऑफिस। तो इसने एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, एक न्यू ऑफिस का क्रिएट किया, उनका नाम था हाई। और इनके पास ना थोड़ी सी पावर जो है, कुछ पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दिया गया, सो दैट उनके बर्डन को रिड्यूस किया जा सके। तो सेवेंथ पॉइंट में लिखो, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ये ऑफिस कहाँ क्रिएट किया गया, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, इन लंदन, ये भी लिख लो, इन लंदन, इन लंदन, फॉर इंडिया इन लंदन, and transferred him some of the functions of, and transferred him some of the functions of। तो कुछ फंक्शंस जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, उस कुछ फंक्शंस इसको दे दिया गया, ठीक है। ट्रांसफर्ड हिम सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट लिखो सेवेंथ, एट्थ, एस्टेब्लिशमेंट या प्रोविजन, एस्टेब्लिशमेंट या प्रोविजन जो भी लिखना है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये भी 1919 में था। सो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एस्टेब्लिश भी हुआ था 1926 में। तो इसको कंटिन्यू करो, नोट करके लिखना। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, नोट करके, इन 1926, कॉमा, a central public service commission was set up, central public service commission was set up। तो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्विस सर्वेंट्स, फॉर रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो ये इस एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, इसको याद रखना है। 8th, नेक्स्ट लिखो सेपरेशन ऑफ बजट। 9, सो इससे पहले क्या था, प्रोविंशियल बजट जो था वो सेंट्रल के साथ आता था, तो सेपरेशन ऑफ बजट या सेपरेट बजट जो भी लिखना, सेपरेशन ऑफ बजट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बजट वाज, प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट। तो इसमें क्या किया, अब से सेंट्रल बजट जो है अलग होगा, जो अभी भी हम कर रहे हैं। इनिशियली क्या था, सेंट्रल बजट के साथ ही प्रोविंस का था, दोनों मिक्स थे। अब क्या होगा, दोनों का बजट जो है सेंटर का अलग होगा 1919 में नाउ, और प्रोविंस का अलग होगा, दोनों का सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो लिखिए, द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर सेपरेशन ऑफ बजट, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो अपनी बजट को खुद ही इनेक्ट कर सकती है, वो डिपेंडेंट नहीं है सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है इसका, इसमें एक प्रोविजन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए हम एक रिपोर्ट बनाएंगे या फिर हम एक 10 साल के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे जो कि रिपोर्ट सबमिट करेगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है इस बीच के 10 साल में क्या क्या हुआ है। तो ये भी एक प्रोविजन इस एक्ट में था जो कि काफी बार पूछा जाता है। सो द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन। यहीं से साइमन कमीशन आया था, 2 साल पहले ही आ गया था। So the act also provided for appointment of a statutory commission to inquire करेगी और फिर रिपोर्ट करेगी to inquire into and report on its working। ये एक्ट का जो वर्किंग है अगले 10 साल में, इस पे एक कमीशन बिठाई जाएगी आफ्टर 10 years ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। तो 10 साल के बाद हम एक ये बनाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है साइमन कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नवंबर 1927 में, टाइमलाइन साथ में लिखते चलना, नवंबर 27 1927, 2 साल बिफोर शेड्यूल। ठीक है, तो 1919 का एक्ट है, आफ्टर 10 ईयर कितना होना चाहिए 1929, बट ये कहाँ आ रहा है 1927 में। ठीक है, सो 2 years बिफोर इट्स शेड्यूल। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और अपॉइंट किया 7 मेंबर का एक स्टैट्यूटरी कमीशन, और उसके सारे मेंबर्स जो थे वो क्या थे, वाइट थे। उसके चेयरमैन जो थे सो सर जॉन साइमन। तो चेयरमैन जो थे, चेयरमैन का नाम लिख लेना सर जॉन साइमन। पॉइंट वाइज लिखते जाना, 7 मेंबर कमीशन। और ये 7 के 7 मेंबर जो थे ऑल ब्रिटिश, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था इस मेंबर। ठीक है, बॉयकॉट किस किस ने किया, तो सारे पार्टी ने, ऑल पार्टी, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है, बॉयकॉटेड बाय ऑल पार्टी। तो ये कमीशन बनाया गया कि इंडिया की कंडीशन जो है, ठीक है, वो क्या है अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1919 एक्ट जो है उसके अंदर अब इंडिया की कंडीशन कैसी है उस पर आप एक रिपोर्ट दीजिए। तो पहले तो 1919 में ये एक्ट लाया गया था, तो 10 साल के बाद 1929 में आना चाहिए था, बट ये 2 साल पहले ही आ गया। 2 साल पहले इसलिए आ गया कि इंडियन सोसाइटी में इतनी ज्यादा अनरेस्ट थी। ठीक है, भगत सिंह वगैरह इतने एक्टिव थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए था। दूसरा क्या है कि गार्ड चेंज हुआ था लंदन में। ठीक है, तो वहां की दूसरी पार्टी पावर में आई थी, तो उसने सोचा कि पहली वाली जो रूल कर रही थी उसने सोचा कि हम समय से पहले ये बता देते हैं सो दैट हमें कुछ वोट बैंक मिल जाए। ये भी एक रीजन था। तो इसके मेंबर जो थे सर, ये चेयरमैन थे, 7 मेंबर थे, सारे मेंबर जो थे ब्रिटिश थे। और इसका ये ऑब्जेक्टिव था कि अब देखो कि 10 इयर्स के बाद 1919 एक्ट का क्या आउटकम रहा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए किस किस पार्टी ने बॉयकॉट किया तो ऑल पार्टी। ठीक है, ये भी एक है। अब ये साइमन कमीशन जो है इसने रिपोर्ट 27 में बना, इसका रिपोर्ट जो है सबमिट हुआ 1930 में। तो साइमन कमीशन की अगर बात करें तो इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। अब 1930 में इसने रिपोर्ट तो सबमिट कर दिया, लेकिन रिपोर्ट को तो डिस्कस भी करना चाहिए ना, तो इसका लिखो साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट नाइनटीन 30। अब इसके रिकमेंडेशन लिखते हैं
क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं। तो 4 5 रिकमेंडेशंस हमें लिखना है साइमन कमीशन का। लिखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, इसने बोला कि डायरकी जो है उसको एबोलिश कर दो। सो डायरकी, ये रिकमेंडेशन था, अबोलिश्ड। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात थी? दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसने बोला कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसको प्रोविंस में और भी ज्यादा एक्सपेंशन करना चाहिए। सो एक्सटेंशन किसका? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कहां पे? प्रोविंस में। ठीक है, तो प्रोविंस में एट द लेवल ऑफ प्रोविंस वी हैव टू एक्सपैंड द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एक्सटेंशन करना चाहिए, ज्यादा पावर डिवॉल्व करना चाहिए। डिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि दूसरे को ज्यादा पावर देना। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्या था? इसने बोला कि फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट दोनों का, तो इसने थर्ड रिकमेंडेशन दिया, एस्टेब्लिश कीजिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब फेडरेशन ऑफ इंडिया में कौन कौन आएंगे? तो ब्रिटिश इंडिया, जहां पे ब्रिटिश का रूल था, प्लस कौन? प्रिंसली स्टेट। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन से रिलेटेड, तो यहां पे भी ये बात है। अब 1935 में भी ये बात है। ठीक है, तो साइमन कमीशन से रिलेटेड यहां पे आपको आंसर करना है। नेक्स्ट जो है, इसने रिकमेंड किया कि हमारा जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, ये 4 प्रोविजंस हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये चारों प्रोविजंस होना चाहिए। पहला क्या था? डायरकी को एबोलिश कर दो। दूसरा क्या था? एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू द प्रोविंस। थर्ड क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया विच कंप्राइजेस ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। लास्ट वन, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो कम्युनल इलेक्टोरेट जो है उनको कंटिन्यू कीजिए आप। ये भी सजेशन दिया गया था। अब इसको डिस्कस करने के लिए, ये तो सजेशन था, रिकमेंडेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, जो कि आप हिस्ट्री के क्लास में पढ़ोगे, देवेंद्र सर जब लेंगे। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से होंगे? ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, दूसरा जो है प्रिंसली स्टेट भी होंगे। प्रिंसली स्टेट। तीसरा क्या होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तीनों इस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। इसमें जो डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन में के बाद एक व्हाइट पेपर सबमिट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसके बेसिस पे उस व्हाइट पेपर जो है को प्रिपेयर करके सबमिट किया गया ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को, और उसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो यहाँ पे लिखो एक नोट करके नीचे, on the basis of the discussion, on the basis of the discussion in RTC का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, a white paper, a white inverted comma में, a white paper on constitutional reforms was submitted, constitutional reforms was submitted to joint select committee। अब ये भी पूछा जाता है, चेक करोगे प्रीवियस ईयर तो ये पूछा हुआ है, व्हाइट पेपर कब सबमिट हुआ था? ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था, तो इसी से आंसर मिल जाता है ईयर अगर देखोगे तो। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ, ये ज्वाइंट सेलेक्टिव कमेटी कहाँ का होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी, the recommendation of this committee led to the recommendation of this committee led to
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 1935. So recommendation of this committee led to government of enactment of Government of India Act 1935. अब एक छोटा सा इस बीच में एक आता है कम्युनल अवार्ड. कम्युनल अवार्ड को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हिस्ट्री के क्लास में आपको डिस्कस की जाएगी. हम इन शॉर्ट देखेंगे क्या है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स थी. तो देखो अगस्त 1932 ये इंपॉर्टेंट है. रामसे मैकडोनाल्ड. अब रामसे मैकडोनाल्ड मैकडी के ऑनर नहीं है, ठीक है, वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं. सो अगस्त 1932 रामसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने क्या किया, ये ब्रिटेन के पीएम थे, इन्होंने अनाउंसमेंट किया एक स्कीम का फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, जितनी भी माइनॉरिटीज है उसके लिए, और उसको हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड. ठीक है. अब ये अवार्ड जो है सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नहीं था. पहले से जो सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहा था जो हमने देखा था उसके लिए नहीं था. जैसे मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, इनके लिए पहले से अवार्ड था सेपरेट इलेक्टोरेट का. बट ये क्या किया, यहाँ पे एक स्पेशल केस है, ये शेड्यूल कास्ट को भी इंक्लूड कर दिया. तो पहले से कौन कौन थे एग्जिस्ट कर रहे थे, मुस्लिम के लिए तो था ही, सिख के लिए भी था, फिर एंग्लो इंडियन के लिए था, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी था, और यूरोपियंस के लिए था सेपरेट इलेक्टोरेट. अब इस सब में इसने क्या किया, हिंदू यहां पे देखो रिलीजन है यहां. अब हिंदू रिलीजन का एक पार्ट जो कि शेड्यूल कास्ट में आता है, इस एक पार्ट को उठा करके इसने यहां डाल दिया. ये प्रॉब्लम थी क्योंकि इससे पहले तो ये सब देखा जाए तो यहाँ पे क्रिश्चियन आ रहे हैं, ये यूरोपियन दूसरे नेशन के हैं, एंग्लो इंडियन, इनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो कोई फॉरेनर रहे होंगे. तो ये सब कुछ क्या था, मुस्लिम सेपरेट रिलीजन, सिख सेपरेट रिलीजन, यहाँ पे क्रिश्चियन सेपरेट रिलीजन. अब ये एक हिंदू का पार्ट है, हिंदू रिलीजन का पार्ट है डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, उसको इन्होंने क्या किया, यहाँ इंक्लूड कर दिया हिंदू से निकाल करके. अब इसके लिए ये जब हुआ ऐसा तो गांधी जी वॉज डिप्रेस्ड. तो गांधी जी ने बोला कि हम अब जो है हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे. तो उनका जो था वो ही अंडरटुक फास्ट अनटू द डेथ. कहाँ किया उन्होंने, यरवदा जेल. तो गांधी जी फास्ट अनटू द डेथ. कहाँ पे ये प्लेस था, यरवदा जेल. ये सब आता है नेम जेल. ये यरवदा जेल है कहाँ, पूना में है. तो यहाँ पे इन्होंने हंगर स्ट्राइक चालू किया कि इसको मॉडिफाई करो, इसको चेंज करो. इसका आउटकम क्या था कि जब गांधी जी की हेल्थ डिटोरिएट होने लगी तो आउटकम ये हुआ कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ. उस एग्रीमेंट का नाम था पूना पैक्ट. एग्रीमेंट, इसका नाम था पूना पैक्ट. तो ये किस किस के बीच में हुआ, ठीक है. तो लीडर्स कौन, कांग्रेस लीडर्स. पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, कांग्रेस लीडर प्लस डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो लीडर थे. ठीक है. और अब यहां से ये पैक्ट साइन तो हो गया, अब इसके प्रोविजंस जानने हमें. तो अभी भी ज्वाइंट इलेक्टोरेट रखा गया, ठीक है, बट सीट जो था वो रिजर्व कर दिया गया किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए. तो अब यहाँ पे जो है उसको नलिफाई कर दिया गया. कम्युनल इलेक्टोरेट में जो था, हमने जो डिप्रेस्ड क्लास को दिया गया था, इस एग्रीमेंट के बाद इसको बोला गया कि नहीं, हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही रखेंगे. अभी डिप्रेस्ड और हिंदू दोनों साथ रहेंगे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट का ये मतलब है. बट डिप्रेस्ड क्लास के लिए हमने रिजर्व सीट कर दी है जो कि अभी भी हमारा है. ज्वाइंट इलेक्टोरेट का ये मतलब है कि अगर मुस्लिम को इलेक्ट करना है तो सारे लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट करेंगे, और सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम मेंबर्स को. और सेपरेट इलेक्टोरेट का ये मतलब है कि अगर किसी मुस्लिम मेंबर को इलेक्ट करना है तो सिर्फ मुस्लिम ही वहां का वोट करेगा उसे, बाकी कोई और नहीं करेगा. तो ये यहाँ पे डिफरेंस है. तो हमने क्या किया, सीट को रिजर्व कर दिया. ज्वाइंट इलेक्टोरेट तो है अभी भी, और सीट को यहाँ पे रिजर्व कर दिया. तो अगला हेडिंग जो होगा हमारा वो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो नेक्स्ट टॉपिक,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। और ये जो है सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, इसके बहुत सारे प्रोविजंस को डायरेक्टली लिया गया है और ये बहुत ही लेंदी है, बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है। इसमें 321 सेक्शंस थे, ठीक है, और 10 शेड्यूल हैं। हमारे अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? ऑलमोस्ट 470 आर्टिकल्स हैं। एट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितना है? 321 प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं। और शेड्यूल कितने हैं एट प्रेजेंट? 12 शेड्यूल्स हैं और इसमें भी 10 शेड्यूल्स था। तो सोचो कितना बल्कि होगा पहली बार। सो इसमें अगर देखोगे तो इसके बस लिख लो 321 सेक्शंस 10, ये 1 है शेड्यूल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस बोलते हैं हम, ठीक है, बेस यहां से लिया गया। बेसिक जो है, फाउंडेशन जो है, ये इस एक्ट पे बेस्ड है। इस फिलोसॉफिकल पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्टली वो यहीं से लिया गया है। इसके अब फीचर्स डिस्कस करेंगे हम। फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, सारे फैक्चुअल्स हैं तो लिखते चलेंगे हम साथ साथ। पहला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, फर्स्ट फीचर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। साइमन कमीशन में भी था इंडिया फेडरेशन। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें क्या होगा? ऑल इंडिया फेडरेशन में ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली एस्टेट। साइमन कमीशन ने भी ये बात की थी। तो अगर इससे पहले क्वेश्चन में आएगा अर्लीस्ट, तो अर्लीस्ट में साइमन कमीशन आंसर जाएगा, प्रिंसली एस्टेट्स एज यूनिट्स। फेडरेशन होता क्या? व्हाट इज फेडरेशन? फेडरेशन का मतलब होता है कि एक कोर होगा और बहुत सारे स्टेट्स जो है पेरीफेरी होंगे। तो एक कोर स्टेट होगा लाइक इंडिया और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे, तो डिफरेंट स्टेट्स ऐसे, ठीक है। तो ये होता है, बहुत सारे स्टेट्स होंगे। तो कोर एंड पेरीफेरी, फेडरेशन का ये मतलब है, ठीक है। तो एक सेंटर होगा, उसके डिफरेंट सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड। और इनके बीच में पावर जो होगा, डिवीजन ऑफ पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बस फेडरेशन का अभी इतना ही जान रहा है, बाकी जब हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां डिस्कस करेंगे। सो एज द यूनिट, तो पहला फीचर क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम ये है। दूसरा क्या है? सेंटर एंड स्टेट। तो एक मैं टेबल दे रहा हूँ सेकंड फीचर्स में, उसको लिख लीजिए। इसने क्या किया? सब्जेक्ट को डिवाइड किया 3 लिस्ट में, ठीक है। तो सेंटर, फेडरेशन का मतलब क्या बताया मैंने? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड इट्स यूनिट, सेंटर एंड स्टेट या फिर यूनिट्स जो भी है। तो 3 लिस्ट। कैसे डिवीजन होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन होना चाहिए फेडरलिज्म में। हमारे शेड्यूल 7 में है ना 3 पार्ट्स में डिवीजन, वो भी यहां था। सो सेकेंड पॉइंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर। अब यहाँ पे स्टेट नहीं लिखना है हमें, क्योंकि 1935 में चल रहे हैं, तो यूनिट्स लिखेंगे या प्रोविंस लिखेंगे, ठीक है, यूनिट्स। तो इसमें एक टेबल लिखिए, लिस्ट, फर्स्ट कॉलम लिस्ट। दूसरा जो होगा, लिस्ट के बाद किसके लिए था, सो लिस्ट 4 और नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये एक टेबल है, इसको फुलफिल कीजिएगा आप लोग। तो पहला जो होगा सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट किसके लिए होगा? या फिर फेडरल लिस्ट? फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट होगा सेंटर के लिए। इसमें आइटम कितने थे? तो 59 आइटम थे। तो ये, अब ये क्वेश्चन पूछता है प्री में, तो पहला लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट। दूसरा लिस्ट क्या होगा? दूसरा लिस्ट प्रोविंस के लिए होगा, यूनिट के लिए, तो प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। अब ये किसके लिए होगा? प्रोविंस के लिए होगा। और इसमें 54 आइटम थे, तो ये प्रोविंस के लिए होगा, प्रोविंस 54 आइटम्स थे। तीसरा क्या होगा? जिसपे दोनों को लेजिस्लेट कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है, तो उसका नाम क्या था? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ये किसके लिए होगा? तो बोथ सेंटर एंड प्रोविंस, सो फॉर बोथ सेंटर एंड प्रोविंस, ठीक है।
और इसमें आइटम्स कितने थे, तो 36 आइटम्स थे। अब एक और बात है, ये 3 लिस्ट तो हमने कर दिया, जो जो मैटर मेंशनड है इसमें, मान लो 59 आइटम्स मेंशन है, 54 है, 36 है, तो 50 50 100 हो गया, 130, और ये मान लो 14, तो ऑलमोस्ट हमारा 150 के आसपास है मैटर। बट इसके अलावा कोई मैटर है जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशनड ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअरी लिस्ट या रेसिडुअरी पावर। उसके ऊपर कौन लेजिस्लेट करेगा, तो यहाँ पे लिखो नोट, जो आइटम इन तीनों लिस्ट में मेंशनड नहीं है, तो नोट में लिखो द रेसिडुअरी RESIDUARY रेसिडुअरी पावर वाज गिवन टू द गवर्नर या वॉइसरॉय लिखो, रेसिडुअरी पावर वाज गिवन टू द वॉइसरॉय। अगर कोई मैटर मेंशनड ही नहीं है तीनों लिस्ट में, तो उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, गवर्नर, ये वॉइसरॉय, ठीक है। सो रेसिडुअरी पावर वाज गिवन टू द वॉइसरॉय। अब एक नोट और लिखो कि क्या ये फेडरेशन कभी आया एग्जिस्टेंस में, तो नो, लिखो नोट लिख करके सेकंड, हाउएवर दिस फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज, क्यों नहीं आया, तो प्रिंसली स्टेट ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। थर्ड प्रोविजन लिखो, थर्ड, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, एबोलिश्ड डायरकी, कहाँ पे, प्रोविंस में। तो इस एक्ट ने प्रोविंस में डायरकी को खत्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो लिखिए इसको जल्दी, थोड़ा फास्ट लिखिए। एबोलिश्ड द एक्ट ऑफ 1935 एबोलिश्ड डायरकी in provinces and introduced provincial autonomy को इन्वर्टेड कॉमा, provincial autonomy का मतलब ये है कि जो पावर उनके लिस्ट में मेंशन है, जहां जहां लेजिस्लेट करने की उनकी कैपेसिटी है, जो मेंशनड है, वहां पे वो अब एक ऑटोनॉमी, एक डिफरेंट यूनिट की तरह लेजिस्लेट कर सकते हैं, उनको किसी से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब नोट करके लिखो, यहाँ पे नोट का मतलब असेसमेंट लिखो, नोट 1 फर्स्ट, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, एक्ट मतलब 1935 एक्ट, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड responsible government in the provinces, it means governor was required to act, रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, किसी के एडवाइस पे लेना है, मिनिस्टर्स के एडवाइस पे या कुछ भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो इट मीन्स गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे आपको एक्ट करना होगा, एंड मिनिस्टर क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर responsible to provincial legislative council, second point, this provision या this came into effect in 1937 में आया ये प्रोविजंस 1935 के एक्ट का, बट 1939 में चला भी गया, खत्म हो गया ये, ठीक है। सो लिखो, दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937 and was discontinued in 1939 अब ये एबोलिस्ट किया डायरकी को प्रोविंस में, अब सेंटर में इसने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हुआ है। फोर्थ लिखिए, वो एबोलिशमेंट था, ये क्या है, एडॉप्शन। सो एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। अब मैंने बताया था ना, डायरकी में दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, तो वो यहां आया है, एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। लिखो यहाँ पे, फेडरल सब्जेक्ट्स वेयर डिवाइडेड इनटू, लैंग्वेज में लिखो, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट
So federal subject were divided into two categories. First one is reserved subject and transferred subject. अब एक नोट करके लिखो, नोट दिस प्रोविजन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट did not come into existence, did not come into operation at all. ये कभी आया ही नहीं, ये प्रोविजंस कभी, ठीक है. सो डायरकी कभी प्रोविजंस में था बट एडॉप्ट नहीं हुआ, ऑपरेशन में कभी नहीं आया, ठीक है. सो दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस या डिड नॉट केम इनटू ऑपरेशंस एट ऑल. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है इसके लिए कोड है, फिफ्थ कोड, बाइकैमरलिज्म. बाइकैमरलिज्म की बात की थी 1935 में. कहाँ पे? प्रोविंसेस में. किस किस प्रोविंसेस में? तो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, ठीक है. तो 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस. तो इसका नेम जो मैंने याद कर रखा है वो है, एक कोड बना दिया है, BQ, 3 times B, MAU, ठीक है. तो इसको याद करके सो लिखिए इस पॉइंट को. इट इंट्रोड्यूस्ड bicameralism at provincial level, bicameralism at provincial level in 6 out of 11 provinces, ठीक है. फिर ये कोड लिख लो और इसके फुल फॉर्म लिख लो. बंगाल 6 out of 11 provinces, कोड है BQ MAU. फर्स्ट जो है बी, यहाँ पे 3 times बी होगा. क्यू का मतलब होता है 3 times, मैथ्स का है ये. BQ मतलब बंगाल, बॉम्बे, बिहार, ठीक है. तो यहाँ पे जो होगा BQ का पहला बंगाल, दूसरा क्या होगा? बॉम्बे, बिहार, मद्रास. A for what? आसाम. आगरा नहीं, इससे पहले आगरा हमने देखा था, कहीं आया था, है ना. यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, मोस्टली यूपी के बहुत सारे पोर्शंस थे उसमें, यूनाइटेड प्रोविंस. एमपी के भी कुछ पोर्शंस थे. तो यहाँ बाइकैमरलिज्म कहाँ किया गया? 6 out of 11 प्रोविंसेस, ठीक है. बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है? 2 हाउस होंगे, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, हमने देखा था ना. तो डायरकी और बाइकैमरलिज्म में कंफ्यूज नहीं करना है. डायरकी मतलब होता है रूल बाय 2, लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पावर को. और ये क्या है? बाइकैमरलिज्म का मतलब 2 हाउस, उसको डिवाइड किया गया. तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है. तो नेक्स्ट फिफ्थ हो गया. सिक्स्थ लिखो. 6.35. It extended the principle of communal representation by providing separate electorate for अब यहाँ पे डैश डालिए और लिखिए नीचे फॉर डिप्रेस्ड क्लास. तो गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया, वहां से हटा दिया गया था, मीन्स शेड्यूल कास्ट. बट यहाँ पे ये आ गया फिर से शेड्यूल कास्ट. उसके बाद लिखो वुमेन, के बाद लेबर या वर्कर, ठीक है. लेबर और वर्कर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेबर और वर्कर. नेक्स्ट क्या है? सेवेंथ जो है इसने एबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1858 के एक्ट में एस्टेब्लिश किया गया था. तो 7th पॉइंट लिख लिया, इसको हटाओ. लेबर, वर्कर, वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लास. 3 डिप्रेस्ड, वुमेन, लेबर, ठीक है.
नेक्स्ट लिखो सेवेंथ लिखो एबोलिस्ट क्या काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो लिखिए इसको, द एक्ट एबोलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय, काउंसिल ऑफ इंडिया को कब एस्टेब्लिश, 1858 के एक्ट में, एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट एबोलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब क्या होगा, काउंसिल हटा दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के हिसाब से, तो उनके पास एक टीम ऑफ एडवाइजर दे दिया गया। तो नोट करके लिख लीजिए, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was provided, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया was provided with a team of advisor। तो एडवाइजर का टीम दे दिया गया, काउंसिल नहीं थी। हमने देखा था ना काउंसिल था, उसमें 15 मेंबर का काउंसिल दिया गया था। नेक्स्ट जो है सेवेंथ के बाद एट, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। So Act of 1935 it also extended the franchise, वोटिंग जो थी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के पास वो बढ़ाया गया। सो अब जो है नियरली 10% पीपल जो है इंडिया के, उनके पास अब वोटिंग राइट्स हैं, नाउ हैव द वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में लिखो, इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज कॉमा nearly 10% of the Indian population, the total population got its voting rights. 10% of the Indian population got its voting right। ठीक है, 8th 9th लिखो, 9th point, establishment of RBI। कंटिन्यू करो 9th point में, establishment of RBI to control, why, to control व्हाट, कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट। तो कंट्रोल करना है दो चीज, करेंसी को और दूसरा क्रेडिट को। सो इट एस्टैब्लिश्ड आरबीआई टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, तो आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, 10th लिखो, The Act of 1935 provides for Public Service Commission। Public Service Commission जो है इसमें फेडरल, प्रोविंशियल और ज्वाइंट की तीनों की बात की गई थी। यहाँ पे ज्वाइंट भी था, तो अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना वो ज्वाइंट स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है। सो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट, अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट प्रेजेंट है। तो लिखिए इसको, द एक्ट provides for establishment of not only Federal Service Commission but also not only Federal Service Commission, Federal Public Service Commission, but also provincial Public Service Commission, but also provincial Public Service Commission, और प्रोविंशियल में ज्वाइंट भी हो सकता है, दो और मोर प्रोविंस को मिला करके हमने एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, लास्ट वन फॉर 1935 लिखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। सो आप लोग ऐसे लिखिएगा, The Act of 1935 provides for the establishment of federal court। So it also provides for the establishment of federal court, and ये आ भी गया federal court which was set up in 1937। So which was set up in 1937 federal court। Next topic is इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1937 में किया गया था। टाइम कम है, थोड़ा जल्दी करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके कुछ प्रोविजंस हम देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखो, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान दिया। ठीक है, उसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, इसको
माउंटबेटन का जो 3 जून का प्लान था ना, इसको कांग्रेस ने भी अडॉप्ट कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी कर लिया एडेक्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे पहले जो कुछ भी प्लान लाती थी, या तो मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट कर देते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे, या फिर कांग्रेस उसको अपोज करती थी। इस टाइम पहली बार हुआ कि पार्टीशन प्लान को दोनों ही, पार्टीशन प्लान जो था हमारा उसको दोनों ही, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया और कांग्रेस ने भी बोला ठीक है ये हमें एक्सेप्टेबल है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या था या इमीडिएट इफेक्ट क्या था? तो इस प्लान को जो है इनेक्ट कर दिया गया थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 3 जून वाला प्लान जो था उसी के बहुत सारे प्रोविजंस को यहाँ इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यादा डिले नहीं किया इसको इनेक्ट करने में, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कहीं मूड चेंज हो जाए। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग ने भी अडॉप्ट किया और कांग्रेस ने भी अडॉप्ट किया। तो बिना कोई डिले किए हुए ब्रिटिश जो थी एक ताक में बैठी हुई थी कि हाँ हमें जो है इसे अडॉप्ट कर लेना है तुरंत। और उसने क्या किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तुरंत पास कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स 2-4 पॉइंट लिखो। फर्स्ट फीचर्स, फर्स्ट डिक्टेट करता जाऊंगा मैं, साथ में लिखते जाना। सो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट एंडेड व्हाट? ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी प्लान के थ्रू ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है इसी के थ्रू एंड हुआ था। तो अगर कोई बोलता है माउंटबेटन प्लान तो उसको टिक मत कीजिएगा, ये एक्ट के थ्रू एंड हुआ था ये। ठीक है, तो ये मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए। तो लिखो इसको, इट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन। सोवरिन का मतलब होता है, आप अपना डिसीजन बता चुका हूं मैं, सोवरिन स्टेट फ्रॉम, एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन स्टेट, डेट फ्रॉम 15th August 1947। करेक्ट। सेकेंड प्रोविजंस लिखिए इसका, सेकेंड पॉइंट 1947 एक्ट का, इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसी प्रोविजंस में था पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो लिखो, इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन जो था उसको क्रिएट करने की बात की गई थी। सो इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन फॉर इंडिया या पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड नोट करके या उसी में कंटिन्यू करो, विथ राइट टू, दोनों जो अगर चाहे कॉमनवेल्थ को तो छोड़ सकते हैं, विथ राइट टू लीव कॉमनवेल्थ क्या था? ब्रिटिश रूल स्टेट जो थे उनके कॉमनवेल्थ। सो कॉमनवेल्थ जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहां कहीं भी कॉलोनियल पावर की तरह एग्जिस्ट की थी उन सबका एक ग्रुप बनाया गया था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अभी भी थोड़ी बहुत सुने वो लोग। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए इसका 1947 में, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एबोलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। इट एबोलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। अब इसकी जगह पे एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, फॉर ईच डोमिनियन, आगे लिखे फुल स्टॉप के बाद, हर डोमिनियन जो है इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास क्या होगा? गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, सो गवर्नर जनरल अब से होंगे। सो लिखो, इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगी? ब्रिटिश किंग या क्वीन जो भी होगा। गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। डोमिनियन कैबिनेट का मतलब क्या है? जो एग्जिस्ट कर रही है अभी कैबिनेट, इंडिया की कैबिनेट, इंडिया वो एडवाइस करेगी और ब्रिटिश किंग जो है अपॉइंट करेगी ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है दोनों डोमिनियन का, उसको इंपावर्ड किया कि आप अपने लिए रूल्स बना सकते हो, लॉ बना सकते हो कि कुछ भी। ठीक है, आप अगर चाहो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना रखा है उसको भी रिपील कर सकते हो। इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको भी रिपील कर सकते हो। तो इस पॉइंट को लिखियो,
लिखो, द एक्ट empowered constituent assembly of each dominion, the act empowered the constituent assembly of each dominion to frame and adopt any constitution for their respective nation, for their respective या for themselves लिखी, for themselves। अब नोट करके लिखो यहाँ पे, नोट, इस पॉइंट के नीचे नोट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इट कैन रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी जो है एक्ट, उसको आप रिपील कर सकते हो, ठीक है। इट कैन रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेकंड लिखिए, इंक्लूडिंग, पॉइंट में लिख लो, याद रहेगा, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। फिफ्थ पॉइंट, इट empowered constituent assembly of both the dominion to legislate for their respective territories। तो constituent assembly जो है दोनों डोमिनियन का, वो क्या कर सकती है, अपने टेरिटोरी के लिए, ठीक है, लेजिस्लेट कर सकती है, दोनों डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये पावर दी गई। सो इट empowered the constituent assembly of both the dominion to legislate for their respective territories, ठीक है। कब तक कर सकती है, till the new constitution is framed, तो ये भी लिख लो, respective territory comma till the new constitution is formed, ठीक है, is formed। सिक्स्थ पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है, सिक्स पॉइंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस ऑफिस को एबोलिस्ट किया गया। सो एबोलिस्ट लिखो, इट एबोलिस्ट द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये एक्ट जो है इसको एबोलिश कर दिया, इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और इसके पावर को किसको ट्रांसफर किया गया, तो सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। सो एबोलिश किया गया, उसमें कंटिन्यू करो, एंड ट्रांसफर्ड हिज पावर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ठीक है। तो इनसे लेकर के किसको दे दिया गया, कॉमनवेल्थ अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास वो सारी पावर्स दे दी गई। नेक्स्ट सेवेंथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी और ट्राइबल के साथ जितना भी एग्रीमेंट था। सो लिखिए, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कहाँ होगा, दो स्टेट थे, एक प्रिंसली स्टेट, एक ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल्ड वाला नहीं, जो प्रिंसली स्टेट है उसके साथ, तो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, तो ये होगा प्रिंसली स्टेट के साथ था, वो सारे चले जाएंगे अब। और ट्राइबल के साथ क्या था हमारा, ट्रीटी रिलेशंस था। सो ट्रीटी रिलेशंस जो भी थे ट्राइबल के साथ, वो भी अब चले जाएंगे विथ ट्राइबल्स। सो इसको लिखो, द एक्ट provides for the lapse of paramountcy या lapse of British paramountcy over princely estate, over Indian princely estate लिख लो, Indian princely estate या princely estate भी चले, over princely estate and treaty relations with tribal areas। कब से, from अगस्त 15, 1947। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली एस्टेट। अब इंडियन प्रिंसली एस्टेट को ज्वाइन करने के लिए फ्रीडम दिया गया, या तो आप इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रहो। अब ये मत सोचना कि दो ही नेशन बना, इंडिया पाकिस्तान, तो तीसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास ये भी एक प्रोविजन था कि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और बहुत सारे स्टेट्स जो थे उस समय, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 500 मोर देन 550
552 प्रिंसली एस्टेट थे, ऑलमोस्ट 552 प्रिंसली एस्टेट थे। तो उनको धीरे धीरे, उसमें से बहुत सारे प्रिंसली एस्टेट थे, जैसे हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था, ट्रेवनकोर इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था, जूनागढ़ इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा था। तो अगर इसका देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली एस्टेट्स की जब क्लास होगी हिस्ट्री में, तो उसमें पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसको देखना है। तो यहाँ पे जो है क्या है, फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रिंसली एस्टेट, तो फ्रीडम दी गई, लिखो इसको, फ्रीडम, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रिंसली एस्टेट, द एक्ट provides for the freedom of Indian princely estates to princely estate either to join India or Pakistan, either to join India or Pakistan or remain independent। ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, है ना, रिमेन इंडिपेंडेंट, इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, इसीलिए तो सारी प्रॉब्लम है, रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिमेन इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट अब गवर्नर जो थे दोनों डोमिनियन के, उनको बोला गया कि आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक आप एडमिनिस्टर करो या गवर्न करो, किसके बेसिस पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो गवर्नर जो थे उनको, तो लिखो इसको, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो जल्दी से, टाइम नहीं, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नर ऑफ ईच डोमिनियन, governor of each dominions by government, the act provided for the governance of each dominion by government of India act 1935 till the new constitution would be enacted। so governance of कंट्री जो होगी या दोनों डोमिनियन का जो होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग होगा। कब तक होगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नई वाली बनती नहीं, इनैक्ट नहीं होती है। ठीक है, टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इनैक्टेड। अब नोट करके लिखिए, हाउएवर देयर वेर फ्लेक्सिबिलिटी, या हाउएवर there were flexibility to modify that act। तो अगर आपको जरूरत है तो आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्या था, राइट टू वीटो बिल्स जो था ब्रिटिश मोनार्की का, सिर्फ सुन लो, राइट टू वीटो बिल्स जो था वो खत्म कर दिया गया। रिजर्वेशन जो था सर्टेन बिल्स का ब्रिटेन के पास, मतलब किंग के पास, उसको भी खत्म कर दिया गया। ये किसके पास आ गया, गवर्नर जनरल के पास आ गया। अब गवर्नर जनरल जो है ऑन हिज मेजेस्टी कोई भी डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर्ड थे, इस एक्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ था। लास्ट लिखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस पूरे एक्ट का, वो ये है कि डिसकंटिन्यूएशन, इस पे एक डिबेट भी चलता आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट में, लिखो इसको, डिसकंटिन्यूड द एक्ट ऑफ 1947 discontinued the appointment of civil services, discontinued the appointment of civil services, the appointment of civil services। तो इससे पहले अपॉइंटमेंट या रिजर्वेशन जो था पोस्ट का किसके पास था, अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट किसके पास था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। अब इंडियन गवर्नमेंट खुद से ले सकती है ये सब डिसीजंस, तो लिखिए इसको, द एक्ट डिसकंटिन्यूड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशंस ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये एक्ट खत्म हो गया 1947। इसका इन शॉर्ट हम असेसमेंट करेंगे कि क्या है असेसमेंट 1947 के एक्ट का। तो सबसे पहले देखो, मिडनाइट जो था अगस्त 14 से लेकर के 15, मिडनाइट 12 जो है, जब जवाहरलाल नेहरू का भाषण आया था 1947 का, उस समय क्या हुआ, इंडिया वाज बॉर्न, इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, इंडिया जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में उसका जन्म हुआ। ठीक है, और ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। पावर जो था क्या हुआ, पावर जो है दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो इसका जो है असेसमेंट अगर देखा जाए इस एक्ट का करोगे, सो
2 से 3 पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन आते हैं, बस 2 से 3 पॉइंट लिखना है बस। लॉर्ड माउंटबेटन लिखो, लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये जो थे पहले गवर्नर जनरल थे हमारे, ठीक है, तो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल डैश डाल के लिखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने नहीं दिया इनको ये पोस्ट, ठीक है। सेकंड लिखिए जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट PM बने। इनको एडमिनिस्टर जो था यही इन्होंने ही करवाया था, माउंटबेटन नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो कि फॉर्म हुआ था 1947 में, और ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, अगर चेक करोगे तो। दैट बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। सो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 became the parliament for India या Indian Dominion, became parliament for Indian Dominion। सो यहाँ पे हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। That's all for today, ठीक है। लेट्स कॉल द डे ऑफ। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।